नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैंने अपना दूसरा जो लिस्ट है वो कंप्लीट किया है इस वीडियो के जरिए ऑफ अंडर एप्रिशिएटेड बॉलीवुड फिल्म्स। ऐसी बॉलीवुड फिल्में जो जब रिलीज हुई थी उन्हें उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, उतनी सराहना नहीं मिली, लेकिन अब इनको देखकर लगता है कि क्यों नहीं चली थी ये फिल्में। आइए थोड़ा बहुत इसका एनालिसिस करते हैं और इन सब फिल्मों की तरह से आप रिकमेंडेशन समझ लीजिए। आप इन फिल्मों को अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इन फिल्मों को मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए देख सकते हैं। ज़्यादातर फिल्में यूट्यूब पे उपलब्ध है, जो नहीं है वहाँ मेंशन नहीं होंगे, उन्हें आपको कहीं से अरेंज करके देखना पड़ेगा। मैंने जब ये फिल्में देखी तो मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती रही जो मैंने पहले भी कहा है, पहले थंबनेल में भी दिया था, क्यों नहीं चली ये फिल्में। तो पहली फिल्म जिसके बारे में बात करना चाहूंगा ये 1980 के दशक में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में थे अनिल कपूर, इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री थी, स्मिता पाटिल थी, सुरेश ओबरॉय थे, लेकिन इतने बड़े स्टार कास्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। ये फिल्म थी महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ठिकाना। 80 के दशक की फिल्म थी। ये एक ऐसे शराबी वकील के बारे में है जो कि बिल्कुल दुनिया से नाउम्मीद हो चुका है और उसके हाथ में कोई केस भी नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देता है, दूसरे वकीलों की तरह झूठ बोलकर अपने क्लाइंट से पैसे नहीं हटता। तो उसके पास अचानक एक बहुत बड़ा केस सामने आ जाता है, तो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेक्सस है और ये भी पता नहीं होता है कि इसकी वजह से उसकी पारिवारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे उसका परिवार इसके साथ इस घटना के साथ घुल मिल जाएगा और फिर क्या हश्र होता है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म बहुत डार्क थी, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत डार्क फिल्म थी, शायद इसलिए फिल्म नहीं चली थी। फिल्म थोड़ी सी रियलिस्टिक भी थी उस जमाने के हिसाब से। हालांकि फिल्म पूरी तरह कमर्शियल फिल्म है, फिल्म में गाने भी है और जो कहते हैं कि एक ड्रामा जो है वो काफ़ी हाई टेंड है, सटल वे में नहीं दिखाया गया है। तो तथाकथित जो पैरेलल फिल्में होती है, हालांकि मैं ऐसे डिस्टिंक्शंस को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो तथाकथित पैरेलल फिल्में होती है, सो कॉल्ड पैरेलल फिल्म, इन सब से ये फिल्म हट करती है। आप मिडिल ऑफ द रोड फिल्म कह सकते हैं। महेश भट्ट का निर्देशन इस तरह के फिल्मों में हमेशा अच्छा होता था उस वक्त, और इस फिल्म में भी बहुत ही अच्छा निर्देशन है। अनिल कपूर का काम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब है, मुझे उनका काम बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म में। मीनाक्षी शेषाद्री को जितने मौके मिले उन्होंने अच्छा काम किया। स्मिता पाटिल एज यूजुअल लाजवाब थी। सुरेश ओबरॉय, वाह, सरप्राइज कर दिया था उन्होंने मुझे इस रोल में। हालांकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे शायद इसकी अपेक्षा मैंने नहीं की थी। और बाकी लोग भी अपने अपने कैरेक्टर में बहुत ही ठीक ठाक है। तो अगर आप एक अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर देखना चाहते हैं, एक डार्क थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो ठिकाना जरूर देखिए। इसके बाद जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा वो थी जाग उठा इंसान। ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी और इसको काफी अप्रिसिएशन मिली थी, क्योंकि के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कास्टिज्म की इविल्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी और राकेश रोशन मेन रोल्स में है। ये फिल्म अनटचेबिलिटी को लेकर डील करती है। हमारे समाज में जो जात पात की प्रथा है, उस प्रथा की वजह से किस तरह से तो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं और किस तरह का कहर उन पर टूटता है, इस बारे में मुख्यतः ये फिल्म थी। तो थीम की तरह अगर थीम के हिसाब से देखें तो इस फिल्म में बहुत ज्यादा खास बात थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिल्म का निर्देशन जो के विश्वनाथ ने किया था, जिस तरह से निर्देशन किया था और फिल्म में जो छोटी छोटी घटनाएं उनको जिस तरह से दिखाया गया था, इसकी वजह से ये फिल्म बहुत ही अच्छी और रोचक बनती है। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, उन्होंने पहली बार एक साथ इस फिल्म में काम किया था। उसके बाद तो ये ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन बहुत चर्चित जोड़ी बन गई थी। तो इस फिल्म में दोनों का काम ही बहुत अच्छा है और इस फिल्म में राकेश रोशन का काम भी बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि राकेश रोशन बहुत ही अंडररेटेड अभिनेता थे। वो काफी अच्छे अभिनेता थे, लेकिन उनको उस तरह से मेन रोल में कभी रिकग्निशन नहीं मिली। और मैं कह दूं कि इस फिल्म को राकेश रोशन ने ही प्रोड्यूस किया था। ये खुदगर से भी पहले की बात है। और इस फिल्म की असफलता के बाद इनफैक्ट किसी फैन ने उन्हें कहा कि आपके लिए के अक्षर बहुत लकी है। उसके बाद से वो के अक्षर से की शुरुआत से होने वाली नामों से फिल्में बनाने लगे, टाइटल से फिल्में बनाने लगे, उससे पहले वो नहीं बनाते थे।
तो ये फिल्म भी आप ज़रूर देखें। इस फिल्म को देखने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरह से मनोरंजक फिल्म भी है, बट एक तरह से ये फिल्म एक मैसेज भी देती है। ज़रूर देखिए। के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित जाग उठा इंसान। इसके बारे में मैं जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा, देखिए मेरे मुंह पे हंसी आ रही है क्योंकि ये फिल्म ही इतनी मज़ेदार थी, लेकिन इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कोई जिक्र नहीं करता है। तो बहुत बड़े फिल्म बफ हैं, बॉलीवुड बफ हैं मेरी तरह, या आप लोगों में कुछ लोगों की तरह शायद इस फिल्म के बारे में जानते हो। शायद इस फिल्म का नाम था पीछा करो, उसको निर्देशित किया था पंकज पराशर ने। पंकज पराशर इतने बड़े डायरेक्टर तब नहीं बने थे, करमचंद शायद आने ही वाली थी, और इसके पहले उन्होंने एक ही फिल्म की थी अब आएगा मज़ा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। पीछा करो एक छोटे बजट की फिल्म थी, और लेकिन पंकज पराशर की जो ट्रेडमार्क चीज़ें थी, जैसे बहुत इनोवेटिव सेट डिज़ाइन, इनोवेटिव कैमरा एंगल्स, बहुत ही फंकी बैकग्राउंड स्कोर, और कॉमेडी जो बाद में चालबाज जैसी फिल्मों में, जलवा में भी आपको देखने को मिली कि सीरियस टॉपिक में भी कॉमेडी ले आना, ये सब सारे ट्रेडमार्क्स है पंकज पराशर की। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, और बहुत सारे हिंदी फिल्म के जो क्लीशेज हैं उनको ये स्पूफ भी करती है गानों के जरिए और कुछ सिचुएशंस के जरिए। इस फिल्म में सतीश शाह और रवि वासवानी ये लोग सीक्रेट एजेंट प्ले करते हैं, और अपने आप को वो अरीगिरी धरा और गिरीधरी अरा, मतलब कि इस तरह के मज़ेदार सीक्रेट नामों से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तो उनको एक ड्यूटी असाइन की जाती है कि वो अमजद खान, जो कि देखने में एक बिजनेसमैन है लेकिन कुछ खुफिया काम करते हैं, उनको ऐसा शक होता है, उन पर नज़र रखने के लिए कहा जाता है, और उसका पीछा वो हमेशा करते रहते हैं, कभी डस्टबिन में छुपकर, कभी लेटर बॉक्स बन के, कभी झाड़िया बन के। और उसके साथ साथ पैरेलली चलती रहती है अमजद खान की बेटी के रूप में रोमा मानिक और फारूक शेख की एक प्रेम कहानी। बाकी आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा कि प्लॉट किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। ये एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, इसे बिल्कुल सीरियस नहीं ले दे, और हर सीन को आप बड़े मज़े से देखें। गारंटीड है आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, जैसा मैं लोटपोट हुआ था। इसमें एक डायलॉग बहुत ही उस वक्त फेमस हुआ था, म्याओ म्याओ बिल्ली को कुत्ते का सलाम। ये डायलॉग उस वक्त काफ़ी फेमस हुआ था बच्चों में खासकर। बहुत ही मज़ेदार डायलॉग है। क्यों है, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखने से आपको पता चलेगा। फिल्म में सभी का काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा काम लगा था राजेंद्र नाथ जी का, जो कि फारूक शेख के। फिल्म की अगर आप बाकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन थी। फारूक शेख ने एक बम्बलिंग आशिक का रोल, वो हमेशा ही अच्छा करते थे इस रोल को, तो एक सीधे रोल बहुत खूबी से निभाया है। अमजद खान तो बहुत ही बढ़िया थे, सतीश शाह नाम का, और मतलब संजोग की बात देखिए, उनमें से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनके हम कभी देख नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ फिल्म में हीरोइन थी रोमा मानिक, जिसे लोग माद्री के नाम से जानते हैं। माद्री का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से किया था बिहार चो के महारत में। वो हीरोइन है। फिल्म उनका नहीं है कि बहुत खूबसूरत लगी है, बहुत इनोसेंट लगी है, और अपने चित्र के उनका जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के हिसाब से वो एकदम फिट बैठती है। उनका म्यूजिक भी काफ़ी, एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, मैंने सुना है, छम से आए छम से जाए, जो कि एक स्पूफ था, जैसे जितेंद्र और श्रीदेवी, जितेंद्र जयाप्रदा की जिस तरह के सॉन्ग्स होते थे अप्सरा वाले आउटफिट में, तो उसको स्पूफ किया गया है। इस तरह एक डिस्को गाने का भी एक बहुत मज़ेदार स्पूफ है। तो अगर मैं छोटा मतलब आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये एक मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी का एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है कि किस तरह बिना फूहड़ हुए, बिना बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी के आप एक स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म बना सकते हैं, और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा हंसा भी सकते हैं। तो ज़रूर देखिए, हाईली रिकमेंडेड, अच्छा करो। इसके बाद मैं जिस फिल्म की बात करूँगा, ये फिल्म पीछा करो जैसी रंगीन बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म बहुत ही डार्क है। तो इस फिल्म के अंडरटोन्स बहुत डार्क है। इस फिल्म में एक सोशल मैसेज है, और इस फिल्म का नाम डेफिनेटली आज की जनरेशन तो क्या, मेरे ख्याल से मेरे जनरेशन के बहुत कम लोगों ने सुना है। इस फिल्म का नाम था वो झोपड़ी। ये फिल्म NFDC के द्वारा प्रोड्यूस थी, और इसे कुछ गिने चुने हॉल्स में रिलीज किया गया था। तब मल्टीप्लेक्स का ज़माना नहीं था, तो ऐसी फिल्मों को गिने चुने थिएटर्स से मिलते थे। और उसके अलावा इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है पल्लवी जोशी, ओम पुरी, परेश रावल, नीना गुप्ता जैसे कलाकार।
जिनको हम लोग ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट के नाम से ही मतलब इनकी पहचान है यहाँ पर। अब इस फिल्म की कहानी को अगर लें तो ये फिल्म एक पॉलिटिकल फिल्म है। इसमें ये दिखाया गया कि यहाँ एक लड़की है जो पल्लवी जोशी ने इस लड़की का रोल प्ले किया है, और वो एक टूटी फूटी पोगी में रहती है, जैसे मालगाड़ी की डिब्बे होते हैं ना, वैसे एक डिब्बे में वो रहती है, और चोरी चकारी जेब कतले का काम, या पहले वो प्रोस्टिट्यूशन भी कर चुकी है, इसका एक आभास हमें मिलता है। इस तरह के वो और जॉब्स करती है, लेकिन कुछ सीन से हमें ये पता चलता है कि वो कभी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, कभी वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी पढ़ी हुई है, और बेसिकली काफ़ी एजुकेटेड भी है। तो क्यों ऐसी हालत उसकी हो गई, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और शहर में एक नामी गिरामी हस्ती के आने से एक हलचल सी मच जाती है, उसके साथ पल्लवी जोशी के ट्रैक का फिल्म में क्या कनेक्शन है, इसको लेकर ये फिल्म है। बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा। तो इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स या पात्र दिखाए गए हैं, तो उनमें से कोई भी पात्र, मे बी नीरा गुप्ता का हम कैरेक्टर अगर साइड में रख दें, तो बाकी कोई भी पात्र जो है वो पूरी तरह से सीधा साधा या ब्लैक या वाइट नहीं है। वाइट तो बिल्कुल ही नहीं है, ब्लैक है, एक कैरेक्टर ब्लैक है, लेकिन ज्यादातर ही ग्रे कैरेक्टर्स हैं। और इसमें यह भी दिखाया गया कि हमारा समाज जो है वो कितना हिपोक्रिटिकल है, या हमारे समाज में कुछ ऐसे सफेद पोश नेता होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं पावर में जाने के लिए, मतलब कुछ भी, मानवता की किसी भी हद को वो पार कर सकते हैं। हर प्रोफेशन में वैसे होता है, किसी प्रोफेशन को गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन राजनीति में जो है ये खासकर देखा गया है दुर्भाग्यवश। तो ये इस तरह की एक छवि, एक तस्वीर हमें देखने को मिलती है इस फिल्म में। तो अगर आपको एक रियलिस्टिक डार्क फिल्म देखनी है, अगर आपको ये देखना है कि 90 के दशक में भी आज की वेब सीरीज में जिस तरह के सब्जेक्ट्स चूज किए जाते थे, वैसे सब्जेक्ट्स चूज किए जाते थे, तो इस फिल्म को आप जरूर देखिए। पल्लवी जोशी की एक्टिंग की हुई वो छुप, उम्मीद है आप नाउम्मीद नहीं होंगे। इसके बाद जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगा वो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है। इस फिल्म का नाम था ऐलान। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में। इसमें अक्षय कुमार थे, मधु थी, अमरीश पुरी थे, ये सारे मुख्य भूमिकाओं में थे। ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन फिल्म है, मसालेदार फिल्म है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही हार्ड हिटिंग है, बहुत ही वेल डायरेक्टेड है। और मसालों को अगर आप नपा तुला किसी भी डिश में दे, उसका स्वाद जैसे बहुत ही बढ़िया होता है, जायका बहुत बढ़िया होता है, इसी तरह इस फिल्म में भी जो मसाले हैं फेमिलियर बॉलीवुड के टिपिकल, उनको बहुत ही नपे तुले ढंग से दिया गया है। इस फिल्म ऐलान की एक और रीमेक गुड्डू धनवा ने बनाई थी। शायद उनको स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई होगी कि उन्होंने सोचा कि इसका रीमेक कर दिया जाए, लेकिन वो फिल्म सलाख है, इसे कई मानों में इंफीरियर है। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है, कोई इससे डिफर भी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐलान बहुत ज्यादा सुपीरियर फिल्म थी सलाखे से। ऐलान में सभी का काम बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार को तब हम अभिनय के लिए ज्यादा नहीं जानते थे, तब हम उन्हें एक एक्शन स्टार के रूप में जानते थे, एक अच्छे डांसर, बहुत ही हैंडसम हीरो के रूप में जानते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्टिंग भी काफी अच्छी की है। अमरीश पुरी के क्या कहने, अमरीश पुरी का ये शायद उनके अगर टॉप 20 परफॉर्मेंसेस लिए जाए तो जितनी सारी फिल्में उन्होंने की, उनमें से टॉप 20 परफॉर्मेंस में ये परफॉर्मेंस आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि उनका काम कितना अच्छा होगा। मधु भी अपने रोल में ठीक ठाक है, हालांकि ऐसी फिल्मों में हीरोइंस के पास ज्यादा स्कोप नहीं होता था अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। वो अच्छी अभिनेत्री थी, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, हर तरह का, जैसा मैंने कहा, हर तरह के नवरस में हर तरह के रस को उस फिल्म में आप देख सकते हैं, और बहुत ही नपे तुले ढंग से देख सकते हैं। लेकिन ये मूलतः एक हार्ड हिटिंग फिल्म है, एक हंसते खेलते परिवार के बारे में, किस तरह वो हंसता खेलता परिवार जो है एक कलंक की वजह से बिखर जाता है, और परिवार का लड़का किस तरह से अपने परिवार के मुखिया, उसके पिता, उसको डिफेंड करता है, उनको बेगुनाह साबित करता है। ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर आपको एक हार्ड हिटिंग मसालेदार एक्शन फिल्म देखनी है 90s की,
तो ये अंडररेटेड, अंडर एप्रिशिएटेड फिल्म आप जरूर देखिए, गुड्डू धर्माधर निर्देशित ऐलान। इसके बारे में और एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा कि ये फिल्म तब आई तो ठीक ठाक चली थी, लेकिन आज ये फिल्म ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती। मेरे ख्याल से शायद इसका सैटेलाइट पे एयरिंग बहुत कम हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसे और लोगों को देखना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, यूट्यूब पे अवश्य इसका लिंक होगा, अगर मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, और आप जरूर देखिए ये फिल्म ऐलान। ऐलान के बाद मैं चला जाता हूँ उन फिल्मों की तरफ जिन्हें बच्चों के लिए बनाया जाता है। कहने को तो ये बच्चों की फिल्म है, लेकिन इसमें मजा बड़ों को भी आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड है, वो है काया पलट। काया पलट सत्येंद्र बोस ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे सुरेश चटवाल, मास्टर विकास खन्ना, मास्टर रवि वलेचा, अनूप कुमार, ये सारे मेन पात्र थे, और भी कई सारे कैरेक्टर इस फिल्म में थे। तो इसमें दिखाया गया कि एक साइंटिस्ट है जो कि एक ऐसी दवाई बनाते हैं जिससे आदमी बच्चा बन सकता है। तो ये किसी मतलब एक एक्सीडेंटली ये दवाई जो है वो साइंटिस्ट खुद पी जाता है और बच्चा बन जाता है। बच्चा बनने के बाद अब बन तो गया है बच्चा, लेकिन उसके जो विचार है, उसकी जो बातचीत करने का तरीका है, वो तो बड़ों जैसा ही है। तो कैसे हिलेरियस सिचुएशन से वो गुजरता है और अंत में किस तरह से वो फिर से बड़ा बनता है, इसके ऊपर ये फिल्म है। ये फिल्म में एक साइंस फिक्शन का टच है। इस फिल्म में एक जबरदस्त कॉमेडी है और इसमें थोड़ा बहुत ड्रामा भी है। तो बच्चों के साथ देखने लायक ये फिल्म है। उम्मीद है आपको भी बहुत मजा आएगा इस फिल्म को देखते हुए। अब अगर सत्येंद्र बोस की बात चली ही है, तो अगली फिल्म मैं सत्येंद्र बोस की ही डायरेक्ट की हुई एक बहुत ही लेसर नोन फिल्म के बारे में बात करूंगा। इस फिल्म का नाम था तुम्हारे बिना। ये फिल्म 80s में आई थी, अर्ली 80s में, जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक के बाद एक वो स्मॉल बजट की फिल्में वो रिलीज करते थे। और ज्यादातर जो फिल्में होती थी वो बहुत ही साफ सुथरी लेकिन मनोरंजक फिल्में होती थी, और तुम्हारे बिना भी उस तरह की एक फिल्म है। इस फिल्म में सुरेश ओबरॉय है, स्वरूप संपत है, मास्टर रवि वलेचा है और अनूप कुमार है। तो कुछ काया पलट से मिलती जुलती कास्ट है, लेकिन इसका बजट जो है थोड़ा सा हाई है काया पलट से, और कहानी भी थोड़ी सी मतलब उसमें एडल्ट एलिमेंट्स भी हैं। ये कहानी है एक डिवोर्स्ड कपल की, एक सेपरेटेड कपल की। माँ के पास बच्चा बड़ा हो रहा है, बाप फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखता है, माँ उसे चमक दमक से दूर रखना चाहती है, उसके पापा से वो बहुत हद तक चिड़ी हुई है। पिताजी जो है बच्चे से मिलने के लिए तरसते रहते हैं। तो स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं तो पिताजी क्या करते हैं, बच्चे को किडनैप कर देते हैं। पिताजी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसके साथ रह सके। और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स है बाप बेटे के बीच। और माँ जो है परेशान है, घर पे नाना नानी परेशान है, और वो क्या होता है उसके बाद उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही स्वीट सी फिल्म है, बहुत प्यारी सी फिल्म है। ऐसी फिल्में आजकल कम देखने को मिलती है। OTT पर कुछ ऐसी फिल्में शायद आपको हार्ट वार्मिंग फिल्में मिल जाए। तो उस जमाने में इस तरह से एक फिल्म बनाना, मेलोड्रामा जहाँ काफी कंट्रोल में है, जहाँ पर हर चीज कंट्रोल में, फिर भी ये फिल्म आपको हंसाएगी भी रुलाएगी भी, ऐसी फिल्में बहुत कम लोग बनाते थे। और सत्येंद्र बोस ने खूबी इस फिल्म को बनाया है। बहुत अच्छा डायरेक्शन है फिल्म का। एक्टिंग तो सुरेश ओबरॉय की कमाल की है, स्वरूप संपत भी काफी अच्छी है, और मास्टर रवि वलेचा हालांकि एक दो सीन में ओवर स्मार्ट दिखे हैं, लेकिन बाद में कुछ इमोशनल सीन्स में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है एक बच्चे के हिसाब से। फिल्म का म्यूजिक भी काफी अच्छा था, हंसते ही हंसते कटेंगी। ये गाना कुछ हद तक पॉपुलर भी हुआ था जितना मैं जानता हूँ। ये तो मेरी पैदाइश से पहले की फिल्म है, तो जितनी जानकारी मुझे है, मैंने जो सुना है कि गाने काफी पॉपुलर हुए थे इसके। तो एक डिज्नी लाइक मूवी का अगर आपको फीलिंग लेना है तो आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की पेशकश तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना के बाद मैं ऐसी फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने एक नए सब जॉनरा में वो फिल्म शामिल होती है। और वो नया सब जॉनरा जो बना था वो 60 के दशक में ही बना था, और 60 के दशक में उसका खात्मा हो गया था। मतलब कि 50 के दशक में भी ऐसी फिल्में आई थी, लेकिन 60 के दशक में इस सब जॉनरा का दबदबा था। ये था सस्पेंस जॉनरा का ही एक सब जॉनरा,
हॉन्टेड हाउस या हॉन्टेड फिल्म मिस्ट्री, मतलब कि एक मिस्ट्रियस बहुत बड़ा मैंशन है, महल है, और उस महल के अंदर कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हैं, कैसे हीरो हीरोइन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैसे लास्ट में पता चलता है कि यहाँ भूत भूत कुछ नहीं था, यहाँ कुछ बुरे लोग कुछ बुरा काम कर रहे थे। तो ऐसी एक फिल्म आई थी 1971 में, और शायद इसके बाद ऐसी फिल्में आनी बंद हो गई, मतलब बहुत कम आती थी। तो ये लास्ट कह सकते हैं, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स की तरह, लास्ट ऑफ दैट सब जॉनर, जो मेरी बहुत फेवरेट है बाय द वे। इसका नाम था पर्दे के पीछे। इसे के शंकर ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने शम्मी कपूर के साथ काफी अच्छी फिल्में बनाई है, जैसे राजकुमार, सच्चाई वगैरह। तो ये कन्नड़ा फिल्म की रीमेक थी। इसमें दिखाया गया कि एक महल है, उस महल में भूतिया वारदातें होती है, इसलिए उस महल में कोई नहीं जाता। इवन महल का जो ओनर है, एक राय बहादुर है, उन्हें वो भी इस बात से अनजान है। जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो अपने दोस्त के बेटे को कहते हैं कि तुम इस महल में जाकर देखो वहाँ क्या चल रहा है। अपने बेटे को भी भेजते हैं। उनका एक भांजा होता है आवारा टाइप का, जिसे प्राण ने प्ले किया है, वो भी चला जाता है। और उनका एक दोस्त होता है बुद्धूसा, जगदीप ने जरूर को प्ले किया है। वो चारों वहाँ चले जाते हैं और शर्त ये होती है कि एक एक रात को इन्वेस्टिगेट एक एक लड़का करेगा, मतलब बाकी लोग सोएंगे, एक पहरा देगा और देखेगा कि क्या चल रहा है। ऐसे चलते चलते अचानक इनमें से एक का मर्डर भी हो जाता है। तो इस फिल्म में खास बात यह है कि हालांकि फिल्म में हर तरह का वो क्लीशे ट्रोप है जो ऐसी सब जॉनर में होती है, गाती हुई लड़की एक ही हॉन्टिंग गाना बार बार गा रही है, एक सीधी सादी लड़की जो उनके घर में काम कर रही है, और इनमें से एक है जो असल में एक पुलिस अफसर है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसको बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्टर ने पेश किया है। जैसा मैंने कहा पहले भी कि मसालों को अगर नपे तुले तरीके से कोई पेश करे तो देखने में मजा आता है। ये फिल्म भी आपको शुरू से अंत तक बिल्कुल सस्पेंस में रखती है, और जो मेन इसके पीछे है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। और कहानी के अंत में एक डबल ट्विस्ट है, मतलब ये भूत का चक्कर कोई कर रहा है, कत्ल किसी और ने किया है। अब ये डबल ट्विस्ट क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। उसके लिए आपको ये बेहतरीन फिल्म देखनी पड़ेगी, 1971 में निर्देशित पर्दे के पीछे। गारंटी देता हूँ बहुत मजा आएगा देखकर। इसके बाद और एक फिल्म के बारे में बात करूंगा। इस फिल्म को 1985 में रिलीज किया गया था, और ये फिल्म भी एक पैरेलल फिल्म कंसिडर की गई थी। हालांकि मैं इसे पैरेलल या कमर्शियल किसी भी कैटेगरी में बांधना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे एक बहुत ही अच्छी फिल्म कहना चाहता हूँ। ये थी विधु विनोद चोपड़ा की सेकंड फिल्म खामोश। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। अगाथा क्रिस्टी जो बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट थी, उनके नॉवेल्स के जैसी ये फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बहुत सारे लोग थे, पैरेलल फिल्म के लोग बहुत सारे लोग थे, लेकिन एकदम मेन रोल में थे, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा। नसीरुद्दीन शाह थे, शबाना आजमी थी, अमोल पालेकर थे, सुषमा सेठ थी, पंकज कपूर थे, पवन मल्होत्रा थे, और भी अवतार गिल थे, और भी कई लोग थे इस फिल्म में। और ये फिल्म विद इन अ फिल्म फॉर्मेट में, मतलब कि एक फिल्म की शूटिंग को दिखाते हैं फिल्म के अंदर ही। और फिल्म की शूटिंग में कुछ लोग कश्मीर आए हुए हैं, वहां पर पहले फिल्म की हीरोइन की मौत हो जाती है, उसके बाद और भी कई कत्ल यहाँ वहाँ होने लगते हैं, कौन ये कत्ल कर रहा है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है फिल्म में से कोई भी कर सकता है। तो शुरू से अंत तक व्यूअर्स को कंफ्यूज करने में फिल्म बहुत कामयाब रहती है। फिल्म का डायरेक्शन तो कमाल का है। फिल्म में कोई गाने नहीं है, और चूंकि गाना नहीं है इसलिए मिस्ट्री के बीच में कोई खलल नहीं आता। आप एक के बाद एक सीन में आप मिस्ट्री में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। फिल्म में सभी का काम बहुत ही अच्छा है। मुझे खासकर नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर, सुषमा सेठ, अजीत वछानी और पंकज कपूर का काम बहुत ही अच्छा लगा। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं अपने अपने काम में। मजेदार बात यह है कि ये फिल्म बहुत ही लो बजट में बनी थी, तो बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स है, वो क्रू मेंबर्स जो है देखे गए हैं कि वो दूसरा काम भी कर रहे हैं फिल्म का। मतलब कि अगर कोई कैमरामैन है तो वो स्क्रिप्ट में भी हेल्प कर रहा है, कोई एक्टर है वो भी स्क्रिप्ट में हेल्प कर रहा है। इस तरह की कास्टिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे किरदारों के नाम उनके असली नाम से ही, मतलब वही उनके नाम है किरदार के। जैसे अमोल पालेकर ने अमोल पालेकर का ही रोल किया है, शबाना आजमी ने शबाना आजमी का ही रोल किया है, तो इसलिए फिल्म में और एक रियलिस्टिक टच आ जाता है।
तो अगर आपको एक बहुत अलग तरीके की लेकिन एक बहुत ही ग्रिपिंग मर्डर मिस्ट्री फिल्म देखनी है तो जरूर देखिए 1985 में रिलीज हुई खामोश। बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड है मेरे ख्याल से, जरूर देखिए। इसके बाद मैं जिस फिल्म के बारे में बात करूंगा वो भी एक मर्डर मिस्ट्री थी, लेकिन वो मर्डर मिस्ट्री रिलीज हुई थी बहुत सालों पहले 1960 के दशक में, 60 की शुरुआत में। एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, उनका नाम है पोस्ट बॉक्स 999। ये फिल्म मैंने इंसिडेंटली देख ली थी एक्चुअली। इस फिल्म के बारे में नाम भी मैंने नहीं सुना था, मैं सुनील दत्त की फिल्म में सर्च कर रहा था और यूट्यूब पे मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। बाद में पता चला कि एक इंग्लिश फिल्म से प्रेरित है, लेकिन फिर भी इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पल हैं जो कि बहुत ही इंडियनाइज्ड और ओरिजिनल है। तो रविंद्र दवे इसके डायरेक्टर थे। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक फैमिली ड्रामा और एक मिस्ट्री को बैलेंस किया है। ये फिल्म एक पत्रकार के बारे में है जो कि एक बूढ़ी औरत को न्याय दिलाने में कैसे कामयाब होता है, उसके ऊपर ये फिल्म है। इस फिल्म में सुनील दत्त ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत खूबसूरत दिखे, हैंडसम दिखे हैं वो इस फिल्म में, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। शकीरा, जिनको मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं मानता था, उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी अच्छा काम किया है और मेरी जो गलतफहमी थी उसको सब दूर किया है उन्होंने। बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। और इस फिल्म में जो मजेदार बात यह है कि कल्याण जी आनंद जी सभी जानते हैं, तो कल्याण जी भाई आनंद जी भाई में सिर्फ कल्याण जी ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था। तो कल्याण जी जो है वीर जी शाह नाम से, कल्याण जी वीर जी शाह नाम से म्यूजिक देते थे। बाद में इनके भाई आनंद जी ने इन्हें ज्वाइन किया था। तो ये भी एक मजेदार बात है इस फिल्म के बारे में, एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। तो ये इन फिल्मों के अलावा मैंने 2 फिल्में बहुत ही हाल में देखी। इन 2 फिल्मों के बारे में मैं आपको बताऊं। एक फिल्म मेरी बहुत ही हाईली रिकमेंडेड फिल्म रहेगी जो कि डायरेक्ट की थी ब्रिज सदाना ने, और इस फिल्म को रिकमेंड किया था मेरे एक बहुत ही गहरे दोस्त मनीष मेहरोत्रा ने, और मेरे और एक गहरे दोस्त वी अभिषेक खरे, उन्होंने भी इस फिल्म को रिकमेंड किया था। इस फिल्म का नाम था दो भाई। ये रिलीज हुई थी 60s में, लेट 60s की फिल्म है। इसमें अशोक कुमार है, जितेंद्र है, माला सिन्हा है। तो ब्रिज साहब ने इस फिल्म में दिखाया था कि कैसे एक रविंद्र दवे साहब की जैसे कैसे एक फैमिली ड्रामा को सस्पेंस के साथ मेल जोल बनाकर उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पेश किया जा सकता है। अब ब्रिज की जो दूसरी फिल्में होती थी, जैसे विक्टोरिया नंबर 203, एक से बढ़कर एक, बॉम्बे 405 माइल्स, इन फिल्मों से ये फिल्म बहुत ही हटकर है। ये फिल्म बेसिकली इतना ही कहूंगा कि एक जो मैंने देखा वो मेरी आंखों का धोखा था, या मतलब अगर कोई घटना देखता हूँ उसे मैं सच समझ लेता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मेरी आंखों का धोखा था। लेकिन उस घटना को एकदम सच अगर मैं समझ लेता हूँ, उसकी वजह से मैं उस आदमी को गलत समझने लगता हूँ, तो क्या मैं ये ठीक करता हूँ? तो ये चीज़ जो है इस फिल्म में दिखाई गई है। बेसिकली मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये फिल्म आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। यही कहूँगा कि एक कत्ल से ये फिल्म शुरू होती है और अंत में जाकर ये एक फैमिली ड्रामा बन जाती है। इस फिल्म में सभी का परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है और फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि एक फैमिली ड्रामा ज़्यादा है, थ्रिलर कम है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है। वैसे भी ये ब्रिज जी की फिल्म की खासियत रहती है, ट्विस्ट और टर्न्स रहते हैं, बहुत ही मनोरंजक पल रहते हैं फिल्म में। इस फिल्म में भी ये भरपूर मिलेगी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा हटके है बाकी ब्रिज फिल्मों से, और बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म है। मैं हर किसी का परफॉर्मेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छा है, खासकर मुझे अशोक कुमार की परफॉर्मेंस कमाल की लगी है इस फिल्म में। तो जरूर देखिए दो भाई। और एक जो फिल्म है इसे मैंने हाल ही में देखी, और ये आखिरी फिल्म है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये फिल्म है शुभ कामना। ये फिल्म है मैंने बहुत बचपन में देखी थी, मुझे कुछ याद नहीं था, बहुत धुंधला धुंधला सा याद था। कुछ 5-6 महीने पहले मैंने ये फिल्म यूट्यूब पर देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। के विश्वनाथ ने ही डायरेक्ट किया था। जाग उठा इंसान के बाद दूसरी फिल्म है के विश्वनाथ की, जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो साउथ के जाने माने डायरेक्टर थे, सभी जानते हैं। तो उन्होंने इस फिल्म को एक बहुत ही रोमांटिक कॉमेडी के तौर पे पेश किया है, लेकिन ये फिल्म एक्चुअल है ये एक सोशल ड्रामा। इसमें दहेज के जो अवगुण हैं,
दहेज से रिलेटेड जितनी बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं उन सबको बहुत खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन एक कॉमेडी के जैसे दिखाया गया है, एक बहुत ही लाइटर नोट पे दिखाया गया है। हमेशा कॉमेडी तो नहीं है खैर, लेकिन एक लाइटर नोट पे दिखाया गया है। कोई ज्यादा मेलोड्रामा नहीं, कहीं भी रोना धोना ज्यादा नहीं है, कहीं भी एडिटिंग में इधर उधर करके फिल्म को लेंदी नहीं किया गया है। नपी तुली फिल्म है, बहुत ही अच्छी वन टाइम वॉच है। और इस फिल्म में राकेश रोशन का काम बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूंगा कि उनके करियर की सबसे अंडररेटेड परफॉर्मेंस है शुभकामना। मैंने जितनी उनकी फिल्में देखी है मैं इसके बेस पर कह सकता हूँ। तो कामचोर की बात करते हैं, लेकिन शुभकामना भी आसपास ही कहीं उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस में आएगी एज एन एक्टर। रति अग्निहोत्री का काम भी इसमें बहुत अच्छा है। उनको एक अलग सा लुक दिया गया है, उनको चश्मा पहना के उनके कैरेक्टर को सूट भी किया है, और वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छी अभिनेत्री है, और उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया काम किया। विनोद मेहरा का काम तो हमेशा अच्छा होता ही था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। उत्पल दत्त खासकर बहुत इम्प्रेस करते हैं, खासकर सेकेंड हाफ में उत्पल दत्त का ही बोलबाला रहा है। और फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है। आर टी बर्मन के संगीत को पता नहीं क्यों उस वक्त अप्रिसिएशन नहीं मिली। इस दिल ने सोचा है, जो हवा ये प्रभाती, बागों में खिले है कैसे कैसे फुलवा, काफी बढ़िया गाने हैं इसमें एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। और फिल्म के थीम के साथ भी फिल्म की मेलोडी बहुत मैच होती है। तो इस फिल्म की कहानी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी बहुत मल्टी डायमेंशनल है। एक पूरा वीडियो इसकी कहानी कहने में लग जाएगी। आप देर मत कीजिए, आप इस फिल्म को YouTube पर देख डालिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित एक अंडर अप्रिशिएटेड लेकिन बेहतरीन फिल्म शुभकामना। ये थी मेरी कुछ अंडर अप्रिशिएटेड फिल्में जिन्हें मैंने पब्लिक डिमांड पे आपके सामने रखा। आप लोगों की डिमांड पर, जनता जनार्दन आप लोगों की डिमांड पर मैंने आपके सामने रखा। कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी ये लिस्ट, क्या मैं और कौन सी फिल्में ऐड कर सकता हूँ, आप मुझे मैसेज। आज मैं बताना चाहूँगा, खुश रहिए, सेफ रहिए, सेकेंड वेव आने वाला है। So on that note, this is Aishwan Mitra saying goodbye. See you in my next video.